नमस्कार, मैं निर्मल कुमार आज एक नए टॉपिक पे जो कि अभी चर्चा का विषय है उस पे हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आपके समक्ष उसकी बात को हम रखेंगे। ऐसे तो जब भी कोई नया सिस्टम तैयार किया जाता है, नया सिस्टम तैयार होता है, तो जब तक वह लागू नहीं हो जाता है तब तक भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां मन में आती रहती है। क्या यह सफल होगा, इसका क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा, क्योंकि कागज में तैयार करके दे देना और फिर उसको लागू करना, उस सिस्टम पे आना, यह बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद यह सिस्टम लागू होता है। हम बात कर रहे हैं NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो कि अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा विभिन्न परामर्श समितियों के मद्देनजर बहुत सारे परामर्श, यह विश्व का सबसे बड़ा परामर्श चला। लगभग पिछले साल 2019 में 26 जनवरी से शुरू हुआ था। परामर्श समिति का अलग अलग स्रोतों से परामर्श लिया गया कि हमको बदलाव करना है शिक्षा नीति में, तो कैसे बदलाव किए जाएं, किस प्रकार से बदलाव हो। तो यह जनवरी से शुरू हुआ, जनवरी एंड से लास्ट वीक से शुरू हुआ और यह नवंबर 2019 तक चला। और इसके मद्देनजर भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न स्रोतों से परामर्श लेने के बाद फाइनली विगत दिनों में इस पे बात को रखा गया है। इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके सामने सिस्टम में रखा गया है कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। यह हमारे 21वीं सदी का शिक्षा में उत्थान, बच्चों के भविष्य, देश के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश के भिन्न क्रियाकलापों को और मजबूती प्रदान करने के लिए, इस सब को परामर्श समितियों के सोच को, उनकी बातों को ध्यान में रख करके यह रखा गया है, इस सिस्टम में इसको लाया गया है। तो सबसे पहले हम यह जाने जो सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं कि क्या अगले साल हम लोग का 10th का बोर्ड होगा, अगले साल 12th का बोर्ड होगा। इस तरह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यह कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसका मतलब क्या है, यह कैसे काम करेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम यह बात बता दें कि यह कोई संविधान परक विषय नहीं है। यह मात्र एक चरणबद्ध प्रक्रिया का एक तैयार किया गया एक फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि यह ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो कल से यह लागू हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से लागू हो जाए, हो सकता है कि 2 साल के बाद भी हो सकता है कि 10 साल के बाद भी हो। मात्र यह एक ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा इसको तैयार करके सामने रखा गया है, लेकिन इसकी कोई अभी सूचना अधिसूचना नहीं है या ऐसा कोई बात नहीं है कि यह कब से तैयार होगा। तो इसके लिए फिलहाल अभी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है हमें कि यह कब से तैयार होगा। जब से भी तैयार होगा इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि कैसे इसका मतलब कि तरीका होगा, क्या जैसे आपको दिया गया है इस ड्राफ्ट में क्या क्या टर्म्स हैं। इसके लिए भी बहुत सारे बातों को, बहुत सारे टेलीविजन में भी भिन्न भिन्न जो चैनल के एडिटर हैं उनके द्वारा भी इसका विश्लेषण किया गया है। बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, बहुत सारे शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा भी इस पे बात को अपनी रखा गया है ना। तो हर एक कोई भी सिस्टम जब तैयार होता है तो उसके कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डिमेरिट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव टर्म्स भी होते हैं, कुछ निगेटिव टर्म्स भी होते हैं। तो यह मेरा अपना व्यक्तिगत इसमें मत है कि इसमें जो भी यह तैयार किया गया है सिस्टम, इसमें ज्यादातर पॉजिटिव ही है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की को लेकर के इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स शामिल किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे
बातों को परामर्श समिति के द्वारा रखा गया है या ड्राफ्ट में रखा गया है, जिसका अगर सही सही अनुपालन किया जाए, सही सही रूप में इसको लागू किया जाए, तो निश्चित ही हमारे बच्चे जो युवा हैं, चाहे आने वाले नीचे से जो देश के भविष्य हैं, वह देश के भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाएंगे, यह विश्वास है। और भी एक बात है कि जैसे हमारा जो भी हम वीडियो बनाते हैं या जो वीडियो डालते हैं वह थोड़ा लंबा हो जाता है। हम इसको एकदम निष्कर्ष में, कंक्लूजन में संक्षिप्त रूप से इस पे हम चर्चा करेंगे। ज्यादा डिटेल्स में अगर किसी भी महानुभाव को, किसी व्यक्ति को मेरे बात से सहमति हो या असहमति हो, तो कृपया अपनी बात को रखेंगे, उस पर हम परिचर्चा करेंगे, उस पर आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जो असंतुष्टि होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो और भी जैसे सबसे पहले यहाँ पे आजादी के बाद सबसे पहला जो आपका एजुकेशन सिस्टम में लाया गया वह था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के द्वारा लगभग 70 के दशक में, 1960 के बाद की बात है। तो उस समय पहला शिक्षा नीति को लाया गया और उसके बाद यह क्या कहते हैं कि कोठारी आयोग के द्वारा जो सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी पे, जिस एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया गया, जिस एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया जा रहा था, उसको कहा जाता है शिक्षा का गीता, यानी कि भारतीय शिक्षा का गीता कहा जाता है कि यह गीता है जिसके अकॉर्डिंग कोई, वो बहुत बड़े कोठारी साहब शिक्षा विशेषज्ञ थे, जिनके अनुशंसा पे, जिनके प्रस्ताव पे, जिनके विचारों को लेकर के और यह समिति तैयार किया गया था, वो पॉलिसी को रन कराया गया था। उसके बाद 1986 में लागू हुआ, जिसका थोड़ा सा कुछ संशोधन हुआ 1992 में, और लगभग 2-3 दशकों के बाद यह पुनः 21वीं सदी का प्रयोग है नई शिक्षा नीति NEP 2020। इसमें जैसे कि 2009 में लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार कानून। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, यानी कि बच्चे की पहली कक्षा शुरू होती थी 6 वर्ष के बाद, यानी कि 6 वर्ष का बच्चा होता था तो पहली कक्षा में वो उसको डाला जाता था, पहली कक्षा से वो पढ़ना शुरू करता था। और उसके बाद उस सिस्टम में 10+2 का प्रावधान आया कि 10 तक चलेगा हाई स्कूल की शिक्षा, उसके बाद उच्चतर माध्यमिक में, हायर सेकेंडरी में 10+2 यानी कि +2 के अकॉर्डिंग वह काम करेगा। तो पहला तो हमने कंफ्यूजन यहाँ पे यह क्लियर किया कि आखिर में यह नई शिक्षा नीति जो है यह लागू कब से होगी। तो इसके लिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा परामर्श समिति के अकॉर्डिंग तैयार किया गया एक ड्राफ्ट है। यह अगले सेशन से भी लागू हो सकता है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या उसके सिस्टम को लागू करने में, है ना। जैसे अब फिर शिक्षा मंत्रालय सबसे पहले, अब तो इसमें नई शिक्षा नीति है तो इसके लिए जो भी मानक तैयार किए गए हैं, इसके लिए बजट का प्रावधान होगा, बजट भी होगा। चूंकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पहले GDP का जो था वह 1.7% था तैयार, आपका बजट में लाया जाता था शिक्षा के लिए जो पैसा होता था, वह अब जो बढ़ा करके है वह कर दिया गया है 6%। मतलब कि यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया, एक तैयार किया गया है कि अब GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना है शिक्षा में। यह बहुत अच्छी बात है। 1.7 और 6 में अगर डिफरेंस देखें तो 4.3% का डिफरेंस है, यानी कि बहुत एक परसेंटेज बढ़ जाएगा। यह अच्छी बात है। अब इसमें इस प्रस्ताव को लाने के लिए सबसे पहले बजट का प्रावधान होगा, उसके अनुकूल आगे का कार्य होगा। कुछ और बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यह भ्रांति नहीं रखना है कि कल से लागू हो जाएगा। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी यह दिमाग में नहीं रखना है कि अभी हम मैट्रिक पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि अगले साल से ही ये हम लोग का ही हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है अभी तत्काल में, यानी कि हो सकता है कि 2021 से लागू हो जाए, क्योंकि अब अगला बजट जो होगा वह 2021 में आएगा, तो उसके बाद ही इसकी बात भी की जाएगी। तो 2021 से लागू हो जाए, 2022 से लागू हो जाए, है ना। बहुत सारी अभी इस पे काम भी करने होंगे। दूसरी बात, जो न्यू स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम अगर चर्चा करते हैं तो
कोई सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग कोई बदलाव नहीं हुआ है, अपितु जो काम पहले थोड़ा समय लेकर के किया जाता था बाद में, अब थोड़ा सा हमको पहले से करना है, उसके लिए पहले से ही हमको तैयार रहना है। जैसे अब यहां पर देखिए स्ट्रक्चर में बदलाव क्या किया गया है, जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था वह स्ट्रक्चर हो गया है। हमने बताया कि हम वीडियो छोटा बनाएंगे, इसके लिए हमको संक्षेप में बात करना होगा, संक्षेप में बात को रखनी होगी। अगर बात नहीं समझ में आती है या थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरी बात को समझने में, तो आप कहेंगे, उनका हम फिर से आपकी बातों का जवाब देंगे, अपनी बात को हम रखेंगे। तो वैसा कोई बात नहीं है कि हम बहुत बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं है, परंतु हम भी अध्ययन करके उन सारे ड्राफ्ट का जो कि 60 पेज का दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, पहले हम लोग जानते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब यह एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि सिर्फ शिक्षा मंत्रालय। सबसे पहला तो यह अब बदलाव हो गया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि बहुत सारे जो भी सिस्टम है उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही यह बदलाव के लिए जाना जाता है, सिर्फ नाम के बदलाव के लिए, और के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉपिक दूसरा है, तो उसी टॉपिक पे हम रहेंगे। ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहले चलता था योजना आयोग, अब वह नीति आयोग में आ गया। इसके अलावे पहले आपका क्या कहते हैं कि बहुत सारा चीज था, जैसे इंदिरा आवास था, तब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जैसे कि आपका स्वास्थ्य बीमा योजना था, तब आयुष्मान योजना हो गया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम में है, जगह के नाम, काम के नाम, यह सब नाम बदलने की जो है यह मुहिम सरकार कर रही है। यहाँ पे नाम के साथ साथ अब काम भी बदल रहा है, यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं बदल रहा है, काम भी बदल रहा है। अब स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है। स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव हुआ है, पहले था 10+2, अब देखिए उसको कैसे किया गया है। अब 10+2 नहीं होकर के क्या हुआ, 4 तरह का स्ट्रक्चर हो गया है। क्या क्या, 5+3+3+4, यह स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब देखिए 5+3 8+3 11 अब +4 15 है ना। तो यह 15 जो एजुकेशन लेना है बच्चों को या एजुकेशन देना है, इसमें यहां तक जो शिक्षा के अधिकार 2009 के कानून के तहत जो था, पहले छठा से शुरू होता था और 16 वर्षों तक दिया जाता था, 10 तक, अब यह 12 तक कर दिया गया है, 12वीं तक कर दिया गया है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है, कोई क्लास हटाया नहीं गया है, कोई क्लास बढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर में रूपांतरण किया गया, सिर्फ नाम में परिवर्तन किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि हमको 10वां क्लास नहीं पढ़ना है, 11वां क्लास नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो सब क्लास है। कुछ हटा नहीं है, कुछ बढ़ा नहीं है, कुछ सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो गया है। अब जैसे देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो प्री स्कूलिंग हम कह सकते हैं या प्री प्राइमरी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि बच्चा जब 3 साल का है तब वह आंगनबाड़ी में पढ़ने जाएगा। आंगनबाड़ी में वह 3 साल पढ़ेगा, यानी कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि यह हो गया प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग, और यह प्री स्कूलिंग में वह 3 साल पढ़ेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, या उसके बाद वह विद्यालय में जाएगा और स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 पढ़ेगा। यह प्री प्राइमरी की बात हो गई। ठीक, लेटर प्राइमरी यानी कि आफ्टर प्राइमरी हम कह सकते हैं, प्राइमरी के बाद। तो यह पहला हो गया है ना, जिसको आप कह सकते हैं फाउंडेशन, यानी कि बच्चे का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, हम साथ साथ पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके बाद आगे की हम बात बताएंगे कि क्या है इसमें। और तो ये तो हो गया कि 3 साल से पढ़ना शुरू करेगा। पहले वह आंगनबाड़ी के माध्यम से 3 साल पढ़ेगा, 6 वर्ष तक उसमें उसको उससे संबंधित तैयार किया जाएगा। बच्चे के कुपोषण के शिकार नहीं हो, इसके लिए सरकार की व्यवस्था की जाती है। पोषण के स्तर से, शारीरिक पोषण के स्तर से जो भी वह सीखने का भी है, वो सारे बेसिक जो है वह तैयार किए जाएंगे वहां पे। इसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2, यानी कि स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2, या उसमें उसके लिए काम होगा। इसके बाद
मिडिल स्कूल में यानी कि सेकेंड स्टैंडर्ड के बाद, तो पहला स्ट्रक्चर हो गया 5, ठीक। उसके बाद +3 में क्या होगा, तो वह जाएगा आफ्टर प्राइमरी। आफ्टर प्राइमरी यानी कि इसको हम कहते हैं लेटर प्राइमरी, यानी कि 1, 2 के बाद, है ना। प्राइमरी का ही 2 सेक्शन अब यहां पे हो गया, है ना। अब यहां पर वह कौन कौन क्लास पढ़ेगा, तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ठीक है। यह दूसरा हो गया, 5 + 3 स्ट्रक्चर हो गया। फिर +3 की बात है, तो +3 यानी कि मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में वह जाएगा मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय में वह पढ़ेगा। इसको हम कह सकते हैं उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक यानी कि प्राथमिक विद्यालय से उसका हायर फॉर्म हो गया, हायर फॉर्म में वो चला गया। यानी कि अब 5 फाउंडेशन, फिर 3 हो गया आफ्टर प्राइमरी, प्री प्राइमरी के बाद क्या, या लेटर प्राइमरी हो गया। फिर 3 हो गया मिडिल स्कूल, यानी कि आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह मिडिल स्कूल हो गया, यानी कि तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरा 5 + 3 + 3। अब आता है 4, चौथा स्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर। यहां पे 9, 10, 11, 12 इसको अब कहा गया क्या, उच्च विद्यालय। यह यहां पे माध्यमिक रखा गया, इसका नाम माध्यमिक स्तर यहीं पर समाप्त हो जाता है। पहले यहां पर क्या था, 9th और 10th हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग उच्चतर माध्यमिक में हम लोग चले जाते थे, यह। और उसके बाद अब डिग्री कोर्स है, यानी कि हाई स्कूलिंग में चला गया 12 तक। और उसके बाद यहां पर देखिए कोई सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है। देखिए 1 से लेकर के 12 तक तो पढ़ना ही है। कोई कह रहा है कि 12वीं समाप्त हो गया, न्यूज चैनल वाले भी कुछ दिखा रहे थे विश्लेषण करके, हम कहे कि 12वीं क्लास कैसे खत्म हो गया, तो कोई क्लास खत्म नहीं हुआ, अपितु सिस्टम में पहले था कि अब जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा पढ़ते जाता है, उसका जो मेंटल एबिलिटी बढ़ गया। अब बहुत सारे जैसे एजुकेशन एक्सपर्ट है, चाहे साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है, वह समझ रहे हैं कि बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है वह थोड़ा सा पहले हो रहा है। तो जो काम हम लोग बाद में करते थे अब वह पहले से शुरू कर दिया गया है, परिवर्तन यही हुआ है ना। तो यहां पे 12वीं तक पढ़ना है या हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको जो है डिग्री की पढ़ाई शुरू हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं उसके बाद हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किया गया, प्राथमिक शिक्षा में क्या बदलाव, प्राथमिक शिक्षा में, हाई स्कूल शिक्षा में तो यह बदलाव हो गया। अब इस आफ्टर 12 यानी कि 12वीं के बाद में क्या बदलाव किया गया है। 12वीं के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि हम 12वीं तक यह काम करेंगे। और पहले हम इसको अब समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ में गए कि यानी कि 12वीं तक की शिक्षा हम कैसे लेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में ही थोड़ा इसका विश्लेषण हम कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे उधर उच्च में, हायर से एजुकेशन में चलेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोग को क्या करना है वह देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले हम इसका थोड़ा विश्लेषण कर लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे HEI में। तो सबसे पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात था वह लागू कर दिया गया है, कहां तक, तो 5 स्टैंडर्ड तक, यानी कि आप प्री प्राइमरी, आफ्टर प्राइमरी, जो आप फाउंडेशन प्लस प्राइमरी की हम बात करें, तो इसको एकदम पढ़ना है आपको, या तो अपने मातृभाषा में पढ़ना है और नहीं तो आपको लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में पढ़ना है। जैसे पहले था कि कहीं पर कोई सिस्टम चलता था, कोई कुछ और पढ़ाता था, यानी कि जैसे खास करके जो निजी शिक्षण संस्थान है या निजी विद्यालय के अकॉर्डिंग जो संचालित होता था, उसमें ज्यादा फोकस किया जाता था कि इसी मीडियम में पढ़ना है। तो हमारे मातृभाषा का महत्व बढ़ गया, यह बहुत ही अनिवार्य था। अन्यथा अभी हम लोग हाल ही में देखे हैं कि यूपी में केवल अपने मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और इसी मातृभाषा में 8 लाख मैट्रिक में विद्यार्थी फेल कर गए हैं।
ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम में है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट जैसा हो गया है। क्योंकि जिसका आप तवज्जो ज्यादा देने लगते हैं, जिसको आप ज्यादा अपने सिस्टम में लाते हैं, अपने डेली रूटीन में जिसका प्रयोग आप यूज ज्यादा करने लगते हैं, वो लगता है कि नहीं यही हमारा सिस्टम है ना। तो वैसे ही जैसे अब यह बहुत बढ़िया बात है कि अब मातृभाषा में ही बच्चों को 5वीं तक पढ़ना है। अब जब 5वीं तक अपने मातृभाषा में पढ़ेंगे तो उसका संपूर्ण सम्यक जो ज्ञान होता है, सम्यक जो नॉलेज होता है सिस्टम का, अपनी भाषा का, अपने स्थानीय भाषा का, वह जानकारी ले पाएंगे। स्पोकन बातचीत की भाषा जो भी हो, हम लोग बातचीत में करते हैं तो खैर अनुभव की बात है, वो प्रैक्टिस की बात है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन पढ़ने की बात आती है उससे थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ता है ना। तो पढ़ना अलग चीज है और उसका प्रयोग करना अलग चीज है। तो यहां पे हमको प्रयोग में भी लाना है, करना भी है, दोनों के अकॉर्डिंग तैयार करना है उस बात को, सिस्टम को। तो यह हो गया। इसके बाद छठी क्लास से ही, छठा क्लास से ही, जैसे पहले अभी हम लोग के सिस्टम में जो चल रहा है उसमें क्या है, 3 भाषाओं की निरंतरता है। 3 भाषा आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 भाषा तो पढ़ना ही है, तीसरा ऑप्शनल है ना। यानी कि प्रथम मातृभाषा कंपल्सरी है पढ़ना, द्वितीय भारतीय भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल है, जिसमें कोई भी पढ़ता है वह नॉन हिंदी पढ़े। यानी कि 3 भाषाओं को हम लोग पढ़ते हैं। कहां तक? 12वीं तक। तो वह पढ़ना है, लेकिन अब वह कैसे पढ़ना है, वह आपको यहां से छठा से 12वीं तक उसको करना ही होगा। 3 भाषाओं को लेकर के चलना होगा, वह आपके सिस्टम में शामिल है, रहेगा भी। मैंने इस सिस्टम के अनुसार जो ड्राफ्ट हम लोग देख रहे हैं, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसके अनुसार, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, इन सारे बातों का जो अध्ययन है, जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, यानी कि हम लोग यह देखते हैं कि सिस्टम में जनरली किसी न किसी कला से रूबरू प्रारंभ से ही बच्चा शुरू हो जाता है। अब इसमें सिस्टम में ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि कुम्हार है, माली है, बढ़ई है, या जो भी है, जो भी जिससे सिस्टम से बच्चा जुड़ा हुआ है, उसके परिवेश के लोग जुड़े हुए हैं, उसका परिवार जुड़ा हुआ है, तो वह इंटर्नशिप के माध्यम से अब छठा से ही उसको इंटर्नशिप करना है। मतलब कि एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम, एक व्यवसायिक नॉलेज, एक व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना है वर्ग 6 से ही विद्यार्थी, और वह वर्ग 6 से जुड़ा रहेगा कंटिन्यू 12 तक, आगे तक। पहले वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक पाठ्यक्रम हम लोग को पढ़ाया जाता था। कोई वोकेशनल कोर्स जानता था कि हाँ 12वीं के बाद, यानी कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स इसको कहते हैं, जिसके द्वारा आप किसी न किसी रोजगार से जुड़ सके, वह पाठ्यक्रम, उसी पाठ्यक्रम को हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं, व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। अब इसको विद्यार्थी को जोड़ दिया जाएगा छठा क्लास से। यह सबसे अच्छी बात है, यह वांट है, अभी के टाइम का वांट है, इसीलिए सिस्टम में इसको शामिल करना है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अब उच्च शिक्षा में हम आते हैं। यहां तक तो हो गया कि अब हमको इंटर्नशिप करना है, प्रायोगिक रूप से जुड़ना है, शिल्प कला जो भी है उस सिस्टम से हमको जुड़ना है। अगर हमको कोई एक खास लैंग्वेज ही पढ़ना है तो आप छठी क्लास है, यानी कि जो 12वीं के बाद ट्रेड चेंज होता था, अब 5वीं के बाद से ट्रेड चेंज हो जाएगा। पहले के सिस्टम में, मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है इस सिस्टम में, हम पहले नहीं कर सकते, वर्तमान सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10वीं तक सब पढ़ते हैं। 10वीं के बाद हमारा कुछ ट्रेड चेंज होता है और 12वीं के बाद पूरा ट्रेड चेंज हो जाता है।
अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई आपको, मतलब कि +2 तक के स्टैंडर्ड में कैसे बदलाव किए गए हैं इसकी, यानी कि फिर से अब इसका थोड़ा एक सारांश हम देख लें तो इसके अकॉर्डिंग कक्षा 12वीं तक के सिस्टम में बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, अब यहाँ पर 4 स्टेज में 4 स्ट्रक्चर में इसका बदलाव हो गया है 5+3+3+4, जिसके अकॉर्डिंग आपको 5 में 3 साल का फाउंडेशन यानी कि आंगनबाड़ी के माध्यम से, बच्चा 3 साल का जब हो जाएगा तो वह 3 साल आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ेगा। इसके अलावा ग्रेड 1 ग्रेड 2 यानी कि प्राइमरी एजुकेशन होगा, प्री प्राइमरी इसको हम कहेंगे, फिर आफ्टर प्राइमरी यानी कि लेटर प्राइमरी में आपको उच्च प्राथमिक, लेटर प्राइमरी में जब हम आएंगे इसमें 3 साल यानी कि 5 के बाद 5 ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स होगा, इसके अलावे आपको 3 साल यानी कि तीसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, यह 3 हो गया, यह प्राइमरी के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद मिडिल स्कूल जिसमें 6, 7, 8 और हाई स्कूल में 9, 10, 11 और 12 यह होगा। अब यहां से जैसे 6, 7, 8 जब मिडिल स्कूल की बात खत्म होती है, अब यहां पर एक सिस्टम और यहां पर तैयार किया गया है जिसके अकॉर्डिंग 9, 10, 11 और 12 में 9th से ही सेमेस्टर, जो कि जनरली कहीं देखने को मिलता है कि सेमेस्टर वाइज जो भी रूल है या सिस्टम है वह ग्रेजुएशन से, डिग्री से शुरू होता है, अब 9th से ही इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। ऐसे हाई स्कूल में जो एग्जाम होता है उसको, वो एग्जाम तो होते हैं लेकिन उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और एनुअल एग्जाम होता है, तो जब हम पढ़ते थे उस समय कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता था कि जिसके अकॉर्डिंग तीनों एग्जाम में जो बच्चा शामिल हुआ उस तीनों का एवरेज दे करके तब रिजल्ट तैयार किया जाता था। वैसे ही अब 9, 10, 11, 12 में 2 सेमेस्टर यानी कि कोई भी बोर्ड में का जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में लिया जाएगा, दोनों पार्ट के एवरेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड भी समाप्त है, बोर्ड का एग्जाम होगा लेकिन थोड़ा सा बैग का बोझ, किताब का बोझ कम करने के दृष्टिकोण से उसको कम करने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है ना। तो यहां पर प्रत्येक साल में 9th में भी 2 टर्म में एग्जाम होंगे, 2 पार्ट में एग्जाम होंगे, 10th, 11th, 12 यह सभी में, और दोनों के एवरेज से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब रह गई बात कि उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं। तो उच्च शिक्षा में बदलाव जो किए गए हैं उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों को मानक रखा गया, यानी कि सेम क्रेडिट आपको मिलेगा, सेम आपको जो भी उसमें काम होगा, पढ़ाई होगा या उसके अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम में आपको आएगा वह सारे, वह चाहे डिम्ड हो, है ना, उसके बाद आपको क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, यह सारे एक सिस्टम में काम करेंगे। यह सभी के लिए मानक जो हैं वह समान लागू होंगे, कोई बच्चा कहीं से पढ़ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट, यानी कि बच्चा चाहे तो एक साथ एक से अधिक यानी कि बहुविषयक एक से अधिक सब्जेक्ट में वह एंट्री कर सकता है, उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो उसको तैयार ऐसे किया गया है कि इसमें मल्टीपल एंट्री हो जाए, मल्टीपल एग्जिस्ट हो जाए। इसके अलावा और क्या है, दुनिया के जो 100 यूनिवर्सिटी है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब वे चाहें तो इंडिया, भारत में अपने संस्थान को खोल सकते हैं, जिससे यहां के बच्चों को, जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ बच्चे जो है यहां से बाहर जाकर के नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे इसके लिए आपको कारण हो सकते हैं, उन कारण में हम नहीं जाना चाहेंगे। अब उनके लिए वो जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, येल यूनिवर्सिटी हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरह के सारे यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो अपना स्थान रखते हैं, वह आपके इंडिया में
अपने निवेश को अपने संस्थान का सेवा दे सकते हैं और उसके माध्यम से बच्चा उसमें एडमिशन लेकर के और खुद को वहां से पढ़ाई से लाभ ले सकता है। इसके अलावा जैसे अब इसमें मान लेते हैं कि यह डिग्री जब 12वीं के बाद जब डिग्री कोर्स में जाएगा बच्चा, अभी के सिस्टम में, वर्तमान सिस्टम में क्या है कि वर्तमान में जैसे हम ग्रेजुएशन को या स्नातक में एडमिशन कराया, किसी कारणवश वह 1 साल पढ़ा, किसी कारणवश उसका छूट गया, 1 साल 2 साल छूट गया, तो वो रजिस्ट्रेशन का लिमिटेशन होता है कि इतना समय तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद छूट गया तो उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता है, उसको विवश होकर के एक समय के बाद छोड़ देना होता है, वो काम नहीं कर पाता। अभी सिस्टम में सबसे बढ़िया जो ये काम किया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं, आप 1 साल ही पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ते हैं 2 साल का सर्टिफिकेट, मान जितना पढ़िएगा उतना का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आपका कोर्स किसी कारणवश भी 1 साल में छूट जाता है, 2 साल में छूट जाता है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जितना पढ़िएगा उतना का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ते हैं तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल पढ़ते हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 साल पढ़ते हैं तो अभी भी है डिग्री, 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री है, तो वैसे ही 3 साल के लिए डिग्री और 4 साल के लिए डिग्री दिया जाएगा। लेकिन अब जो है आपको जो डिग्री दिया जाएगा, आपके केवल पाठ्यक्रम का वह नहीं होगा, उसके इंक्लूडिंग आपके जैसे अभी जो डिग्री दिया जाता है कॉलेज से, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें सीधे एक सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। यानी कि अब वो ऐसा नहीं होगा, आपके फुल एक्टिविटीज का वह आपका क्रेडिट दिया जाएगा। जिस आप विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा आपके पूरे एक्टिविटी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पूरे एक्टिविटी के बारे में आपको नोटिस किया जाएगा, उसका क्रेडिट बना करके आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 4 साल पढ़ रहते हैं तो उसके बाद आपको पीजी 1 साल, यानी कि अगर आपको मास्टर डिग्री करना है 1 साल आप पढ़ेंगे तो आपको मास्टर डिग्री हो जाएगा। अगर आप वही चीज अगर 5 साल तक पढ़ते हैं, 5 साल करते हैं, तो आपको एमफिल की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां से पीएचडी में इनरोल्ड हो सकते हैं, पीएचडी में जा सकते हैं। अभी क्या है कि अगर आप डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद मास्टर डिग्री करेंगे, मास्टर डिग्री के बाद आपको एमफिल करना होगा, एमफिल के बाद आप पीएचडी में जाएंगे, पीएचडी का कोर्स करेंगे। यह है। तो इसके अलावा जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और एसआरएफ के तर्ज पर एनआरएफ नेशनल रिसर्च फेलोशिप का भी प्रस्ताव है कि इसको भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें आपको यहां से जैसे कि मान लेते हैं कि पैसे के अभाव में या मतलब कि पैसे नहीं होने के लिए कारण वो अपना बीच बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो एनआरएफ का स्थापना करना का काम भी इसमें है, जिसके माध्यम से बच्चा आगे पढ़ सके, अपना पढ़ाई जारी रख सके। इसके अलावा और क्या है, जैसे अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब ऐसा नहीं होगा कि केवल आपके मार्क्स बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। अब आप चाहें, अब कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट के माध्यम से आपका एडमिशन लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जैसे अभी क्या है कि अगर हमको किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, हम अप्लाई करते हैं, मार्क्स बेसिस पे मेरिट तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन हो जाता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं और मार्क्स किसी कारण से कम हो गया, वह कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से एडमिशन चाहता है, तो वह कैट के माध्यम से भी जा सकता है। यानी कि अब जितना भी एडमिशन होगा इसमें वैसे विद्यार्थी अब ई नहीं
परेशान होंगे कि हमारा नंबर कम हो गया तो हम कैसे जाएं। कुछ लोग का या विद्यार्थियों का ये होता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हमारा नंबर कम हो गया, नंबर हमको बोर्ड से कम मिला, आगे परेशान हो जाते हैं कि हमको नहीं करना होता है। लेकिन अब उनके लिए यह बहाना खत्म हो गया है ना। अब अगर आपका नंबर भी कम है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैट के माध्यम से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि यह एक महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य बात है, यह बहुत ही अच्छा है ना। इसके अलावा और क्या है, अब जैसे रिसर्च की जो बात है, जो रिसर्च के अकॉर्डिंग तैयारी की बात है, जो अब मतलब कि बाद में उसके लिए तैयार किया जाता था, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग तैयारी अब आपको यहां से 12वीं के बाद यानी कि हाई स्कूलिंग के बाद से यह सारे कार्य करने हैं। और यानी कि पूरे आपके, अगर आप किसी विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अगर शामिल हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पे हैं, तो सिर्फ आपका मेरिट जो तैयार होगा यह आपके सिर्फ अध्ययन से नहीं होगा, अध्ययन के अलावा यानी कि जो आपका मेरिट तैयार होगा वह सारे बहु विषयक यानी कि टोटल एक्टिविटीज, पूरे आपका लाइफ स्किल, यानी कि एक तो आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक आपका क्रेडिट मिलेगा, इसके अलावा आपका अनुशासन, आपकी पूरी व्यवस्था, आपका स्किल, आपका जो कौशल है वह, इन सारे बातों को ध्यान में रख करके तब आपका एक क्रेडिट दिया जाएगा, आपका वह मार्क्स तैयार किया जाएगा, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यानी कि अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपके पढ़ने का तैयार नहीं होगा, अब आपका रिपोर्ट कार्ड आपके फुल एक्टिविटीज का तैयार होगा। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में ठीक होते हैं लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, तो अब उनके लिए यह सारे पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि सिस्टम तैयार करना और सिस्टम का यूज करना या करवाना दोनों अलग चीजें हैं। सिस्टम के बारे में कोई बता देता है, सिस्टम कोई तैयार कर देता है, लेकिन जैसे विद्यार्थी है, सिस्टम तैयार करता है कि 24 घंटे का अपना रूटीन सेटअप कर दिया है ना, कि हमको इतना देर ऐसे ऐसे या काम करना है, लेकिन वह रूटीन तैयार करना महत्वपूर्ण नहीं है, रूटीन को फॉलो करना महत्वपूर्ण है। मेरे अकॉर्डिंग यह नई शिक्षा नीति है, बहुत ही अच्छी है। यहां पे अगर नैतिकता, अनुशासन और पूर्ण ईमानदारी से इस शिक्षा नीति पर गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स एवं जितने भी एम्प्लॉय हैं जो एजुकेशन से संबंधित है या बच्चों को उस एजुकेशन को देने वाले हैं, अगर इसको पूरे ईमानदारी से इसको प्रयोग में लाते हैं, इसका यूज करते हैं, तो निश्चित ही इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वर्तमान में आगे बढ़ने वाले हैं, जो या आपको काम करने वाले हैं, उसका इनमें बेनिफिट मिलेगा। और यह जो व्यवस्था है इसका उद्देश्य यही है, इस व्यवस्था बनाने का उद्देश्य यही है कि अभी वर्तमान में जो युवा है, वर्तमान में जो बच्चे हैं, इनकी मेंटल एक्टिविटी का ग्रोथ प्रारंभ से ही करने के लिए प्रेरित करना। और सिर्फ अब किताबी ज्ञान नहीं, अब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, और वह प्रैक्टिकल अब आपको 6 क्लास से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि 6 क्लास से शुरू होने का मतलब यह हो गया कि 6 से यानी कि पहला में जाएगा, और 6, 5, 11 यानी कि 11 साल का जब बच्चा होगा वहां से ही उसको प्रैक्टिकल यानी कि इंटर्नशिप करने की बाध्यता, यानी कि इंटर्नशिप करेगा, जो भी उसके पास कौशल है उसका प्रदर्शन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करके वो आगे बढ़ सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो पता चलता है कि हम एक ही स्टेज में जा रहे हैं, कंटिन्यू हम मैथ पढ़ते जा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आगे ना उसका कोई प्रैक्टिकल किए, ना कोई हमारे पास कौशल स्किल डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण एक सीमा के बाद जाने के बाद जब सारा डिग्री हम अर्जित कर लेते हैं तो वही बेरोजगार आ जाते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट अगर हमारा 6ठा क्लास से होता है तो हम किस अपने स्किल का प्रयोग करके हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। यानी कि हम बेरोजगारी
की जो रोना रोते हैं, इसके माध्यम से हम बेरोजगारी का रोना नहीं रो सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ स्किल होगा, और जो अपने स्किल को जितना ज्यादा बेहतर बनाएगा वो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। यह हमने नई शिक्षा नीति का एक संक्षिप्त व्याख्या मात्र किया है, एक संक्षिप्त अपनी बात को रखा है। अगर इसमें भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, या अपने सवाल पूछ सकते हैं, या अपनी बात को मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी बात का संपूर्ण जवाब देने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जो भी ड्राफ्ट जो नई शिक्षा नीति के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जो 60 पेज का एक ड्राफ्ट है, उसका यह निचोड़ है, यह उसका एक सारांश है मात्र है, जिसको हमने कम शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, कि हम इसको कम शब्दों में ही सारांश के रूप में आपके सामने रखें कि आप इससे समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण फिर से एक बार हम दोहरा दें कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कल से हो जाएगा, नेक्स्ट से होगा, अभी इसका कोई बात नहीं है। कम से कम इस ईयर तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं। यह प्रस्ताव मात्र एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया गया है परामर्श समिति के अवलोकन में, उनके दिशा निर्देश में। अब इस पे आगे कब से काम होगा यह अभी इसकी कोई अधिसूचना नहीं है। पुनः एक बार कहें कि अगर आपको कहीं से भी कोई इससे संबंधित कोई बात का भ्रम हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप उसको कहेंगे, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।